प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। आज हम अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग देख रहे थे मैग्नेट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दो पैरेलल कंडक्टर है और दोनों में करंट सप्लाई हो रहा है। तो करंट सप्लाई होने का दो तरीका था, या तो सेम डायरेक्शन में करंट सप्लाई कर दें या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर दें। तो देख रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर फोर्स डेवलप हो रहा था और फोर्स का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन हमें आता है। आपको मालूम है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो रिपल्सन फोर्स होता है। और यहाँ पर हम एक बात आपको ये भी सिखाए थे, आगाह किए थे, है ना, सचेत किए हैं कि पोल का जो रूल है, पोल का जो कॉन्सेप्ट है कि सेम पोल होगा, है ना, तो रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पर हम बताए हैं कि सेम डायरेक्शन में करंट होगा तब जाके अट्रैक्शन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको जरूर ख्याल रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा आपसे। तो चलिए आज का जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो मैग्नेटिक सर्किट पे स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, देर ना करें, हेडिंग लिखें मैग्नेटिक सर्किट। और आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट कहने का मतलब हो गया चुंबकीय परिपथ। क्या लिख सकते हो? चुंबकीय परिपथ। है ना। तो इस सर्किट को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आएंगे। किस पे आएंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आएंगे। अच्छा, इसको हम कहेंगे किसको? आइए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं। आप लोग भी ड्रॉ करेंगे फिगर को। देखिए, ये जो है एक हम कोर ले लिए हैं। क्या लिए हैं? कोर। किस चीज का? तो आयरन का। आयरन कोर। लोहे का कोर है। कोर कहने का मतलब आप लोग ट्रांसफार्मर बचपन में, बचपन कहने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी देखे होंगे कि आपके घर में रेडियो हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, ये सब खराब होता है ना। तो बच्चा लोग उसमें से क्या होता है, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर निकल गया, मोटर निकल गया, तो आप लोग खेलते होंगे, देखते होंगे, या कभी ना कभी उसको यूज किए भी होंगे। तो देखिएगा कि आपको एक ट्रांसफार्मर नजर आएगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर में देखिएगा कि छोटा सा रहता है, उसको उठा के देते हो तो वजन नजर आता है। तो देखते हैं क्या कि उसके बीच में बाइंडिंग किया हुआ है और चारों लोहे का पत्ती टाइप का है ना। उसको जब आप बाइंडिंग को खोल के अलग अलग करिएगा तो एक छोटा छोटा पत्ती बाहर निकलेगा, है ना। जब पूरा कंबाइंड कर देते हैं हम लोग तो बोलते हैं कोर। तो वही वाला ये चीज है, कोर है। किस चीज का है? आयरन का है, लोहे का कोर है। याद रखना। अब क्या करोगे इस पे? आप बाइंडिंग कर दो। क्या करना है इस पे? बाइंडिंग करना है। लो, हम बाइंडिंग कर दिए। बाइंडिंग कर दिए तो यहाँ पर बहुत सारा टर्न लगा दिए हम लोग, यानी टर्न की संख्या एन। टर्न की संख्या को किस से हम लोग डिनोट करेंगे? एन से करेंगे। और यहाँ से सप्लाई करंट दे दिए हैं आई। और ये जब करंट जाएगा तो आप देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा होगा, और यहाँ से ये बाहर निकल जा रहा होगा। क्लियर? तो आप जब करंट दिए हुए इसमें आई, तो आपको मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में करंट देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, सेटअप हो जाता है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो हम यही बताए थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाइएगा। तो दो ही चीज आया है, इसको दिखाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड को इस प्रकार से कर लें, ऐसे कर लें, जिस जिधर करना कर लीजिए। तो उसमें थंब बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट फिंगर बताता है फ्लक्स डायरेक्शन को। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे रोलों को। अभी हम इसके पहले
हम उस दिन बताए थे आपको, ये जो है करंट की दिशा को बताएगा, ये फ्लक्स की दिशा को बताएगा। लेकिन यदि हम इसको सिर्फ करंट की डायरेक्शन मान लें, ये फ्लक्स का दिशा हो जाएगा। दोनों को अल्टरनेट करना है ना। हम उस दिन बताए थे कि धीरे धीरे चलेंगे, आपको हम एडजस्ट करते चलेंगे। तो अंगूठा यदि करंट को बतला रहा है तो रेस्ट फिंगर फ्लक्स को बताएगा, लेकिन यदि रेस्ट फिंगर करंट को बता रहा है तो अंगूठा फ्लक्स को बताएगा। याद रखना है, ठीक है। ये दोनों हम कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर रखिए, देखिए ये पूरा मेरा जो अंगुली है ना, करंट का दिशा में है, तो अंगूठा मेरा ऊपर दिशा में है। तो हमारे यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। तो जो फ्लक्स होगा उसकी दिशा, चीजों को समझना है। अब बहुत आसान है, हम आसान वे में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। मैग्नेटिक सर्किट कैसे हम लोग बनाते हैं, मैग्नेटिक सर्किट है क्या। आप लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट देखे होंगे, है ना। तो देखिए यही जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और ये फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ये अपवार्ड होगा। क्या होगा, अपवार्ड। इस डायरेक्शन में जाएगा फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स होगा ये आई है। इस प्रकार से ये फ्लक्स इसमें मूव करता रहेगा। आया समझ में, मेरी बात को समझिएगा। ग्रीन कलर का जो है वो कंडक्टर है, इसमें हम स्कोर पे 10 5 लपेटा, जितना लपेटने का मन हो लपेट दो, और इसमें करंट सप्लाई कर दो। जब करंट तुम दोगे तो यहाँ पर करंट आया है, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स किधर जाएगा, है ना। तो फ्लक्स जाने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और इस प्रकार से अपने उंगलियों को रखेंगे। तो ये जो मेरा जितना फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो अंगूठा है वो फ्लक्स का डायरेक्शन को शो करेगा, यानी फ्लक्स यहाँ से पास करेगा। तो इसीलिए हम ये डायरेक्शन दे दिए यहाँ पे कि फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है और इस पाथ में ऐसे जा रहा है। आया समझ में। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, फ्लक्स का, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो सर्किट बना है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको याद होगा, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट यदि याद है तो मैग्नेटिक सर्किट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। फिर भी हम थोड़ा सा बैक आएंगे और आपको चीज़ों को सिखाएंगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आइए, और वहां पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। तो देखिएगा नेक्स्ट पेज पे हम ये लिखना चाहेंगे, आप बगल में लिखने का प्रयास करिएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। विद्युत परिपथ जिसको बोल सकते हैं, विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत वाला। तो देखिए क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम सर्किट बताए थे उस दिन की, एक आप बल्ब ले लीजिए, है ना, एक स्विच ले लीजिए, एक स्विच ले लीजिए, और यहाँ से आप सप्लाई दे दीजिए, तो आपको स्विच को क्लोज कर दीजिए तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, यानी इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। यहाँ पे आप 12 वोल्ट का सपोज बैटरी लगाए हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस ये हो जाएगा प्रैक्टिकल तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं हमको मिलता है। कैसा मिलता है, तो ऐसे मिलता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ मिल जाएगा, एक के जगह दो रेसिस्टेंस रह सकता है ना। और यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, सप्लाई दीजिएगा बैटरी का। आप एसी भी दे सकते हो, हम एसी भी पढ़ा चुके हैं आपको। ये वोल्टेज है भी, कभी कभी भी ना लिख करके हम लोग तो भी जनरली लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग ई भी लिख सकते हैं। ये है R1, ये है R2। चीज़ों को सिर्फ समझना है, सर्किट पूरा ये बंद है तो करंट भी जाएगा आई। बंद कहने का मतलब समझ गए, क्लोज। करंट तभी फ्लो करता है जब क्लोज होना चाहिए। ये बंद परिपथ है इलेक्ट्रिकल में, तो वहां भी बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ है तभी आपका करंट चल रहा है, वहां पर भी बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहाँ पर समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो सप्लाई दिए हैं इसको हम लोग EMF भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको बोलते हैं, यानी हो गया विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, है ना।
क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल के कारण ही सर्किट में पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बनाए रखता है, जिसके वजह से हमारा फिर करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए, यानी कि विद्युत वाहक बल जो है ये क्या काम करता है, तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बना कर रखता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को है विभवांतर, है ना, विभव में अंतर। आप लोग विद्युत पढ़े होंगे। तो देखिए हम वो तो चैप्टर डीसी वाला पढ़ाए नहीं बेसिक, इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बेसिक होने से, अब जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा बहुत सारे समझ में, लेकिन आप पीछे वाला थोड़ा सा खुद से रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है और हमको पढ़ाना है मेनली मशीन, है ना। तो फिर भी हम इतने सारे क्लास आपको ले रहे हैं ताकि आपका अच्छा कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बीच बैक का चीज़ है जो आप उसको खुद से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि करेंट का जो फार्मूला यहाँ होगा इस सर्किट में, ई बोलो या फिर भी बोलो, एक ही बात है, और डिवाइड बाई आर। ई बोलेगा या भी बोलेगा, यानी वोल्टेज हो गया, भी तो देते हैं वोल्टेज तुरंत समझ जाते हो, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, हम ई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ, ध्यान से समझना। उसके बाद आप लोग ये भी पढ़े हो कि रेसिस्टेंस का फार्मूला ये भी पढ़े हो, रो इंटू एल बाई ए, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का फार्मूला पढ़े हो ना कि कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है, रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ये फार्मूला आया है। आप देखते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को अपोज करने के लिए ये रेसिस्टेंस है, ये मटेरियल का खुद प्रॉपर्टी होता है। ये मान के चलिए कि ये जो वायर आप लगाए हैं, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है ना। तो देखते हैं कि कॉपर का प्रायः लेते हैं ताकि उसमें करंट का फ्लो बहुत अच्छा हो, यानी उसकी रेसिस्टिविटी थोड़ा कम हो, रेसिस्टेंस कम हो, उस प्रॉपर्टी का नहीं, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी जो है करंट रोकने का जो उसका क्षमता है थोड़ा कम हो, हम चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा करंट आए। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का काम है सर्किट को बनाए रखना, है ना, सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का काम है। जो काम यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का, वही काम वहां पर मैग्नेटिक सर्किट में किसका है, फ्लक्स का काम है। आ रहा समझ में? अब चाहेगा कि नहीं फ्लक्स कम से कम फ्लो हो, फ्लक्स कम से कम फ्लो हो, तो करंट कम से कम फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए, रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा करंट कम जाएगा। तो वहां पर रेसिस्टेंस ऐसा ही कोई ना कोई टर्म होगा जो रोकेगा किसको, फ्लक्स को, उसको बोलते हैं हम लोग रिलक्टेंस। आगे चलेंगे एक एक चीज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि करंट क्या है, ईएमएफ क्या है, और रेसिस्टेंस क्या है, ये सब फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, देख चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे किसका, मैग्नेटिक सर्किट का। तो मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनेगा, बात समझ में आया? ऐसे बनेगा, एक आयरन का कोर होगा, उस कोर पे आप तारों से लपेट दीजिए, आपका मन जितना है, हम यहाँ पर क्या किए, एन लपेटा लपेट दिए हैं, एन टर्न लगाए हैं, और करंट आई दे दिए हैं, क्लियर। तो आइए अब हम यहाँ पर देखें क्या है ना। तो जिस प्रकार से हम वहां पर देखे थे ई एम एफ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एम एम एफ। क्या देखेंगे, ध्यान से देखना है, एम एम एफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स मतलब चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, एम एम एफ लिखेंगे, ठीक है। तो एम एम एफ होता है क्या, एम एम एफ जो है ये कुछ नहीं है, ये एन इंटू आई होता है। एन क्या है, ध्यान से देखना, इसको ऐसे आप लोग घेरिएगा फार्मूला को, वेयर वेयर वेयर
एन जो है वो है नंबर नंबर ऑफ टर्न, मतलब लपेटों की संख्या। आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लपेटों की संख्या, कितना लपेट आप लपेटे हैं उसमें, नहीं, लपेटों की संख्या। संख्या। आई क्या है? करेंट, यानी धारा। कौन सी धारा? तो विद्युत धारा, जो उसमें सप्लाई दे रहे हैं आप लोग। आया समझ में? ये हो गया। इन दोनों को आप प्रोडक्ट करिएगा तो आपको एमएमएफ मिलेगा। मेरी बात को समझिएगा। अब हम बात करें कि एमएमएफ का यूनिट क्या होगा, तो देखिए करंट का यूनिट होता है एम्पियर, पहले से मालूम है। और लपेटा जो आप लपेटे हैं उसको टर्न बोलेंगे, कितना टर्न लगाए हैं। तो इसका यूनिट यदि हम बात करें, किसका यूनिट बात करें? इसकी यूनिट बात करें, है ना, इट्स यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर टर्न। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए टी, याद रखना, एम्पियर टर्न। किसका यूनिट भाई? एमएमएफ का। नीचे स्पेस नहीं था इसलिए हम बगल में लिखे, आप इसके नीचे लिखते चलिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा? इसका मतलब हो गया कि यह जो टर्न है, यह जो करंट है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो एमएमएफ कहलाएगा। पहली बात समझ में आई आपको? आप ध्यान से देखिएगा, आप कुछ हम रिलेशन निकालेंगे, क्या रिलेशन निकालेंगे क्या बताएंगे वो ध्यान देखिएगा। यहाँ पर जो जो फ्लक्स आ रहा है ना, ये फ्लक्स चल रहा है, जितना फ्लक्स आएगा उतना अच्छा हमारे लिए है। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में है जितना फ्लक्स आएगा उतना बढ़िया है। तो इस फ्लक्स को रोकने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर रहेगा, जिस प्रकार से करंट को रोकने के लिए रेसिस्टेंस होता है ना, उसी प्रकार से इसको भी रोकने के लिए रहेगा यहाँ पर। तो वहाँ बोलते हैं रेसिस्टेंस, यहाँ बोलेंगे रिलक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिलक्टेंस। तो थोड़े सा भी पेशेंस रखना, आगे चलेंगे तो रिलक्टेंस को हम लोग देखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस मटेरियल का इस मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। पिछले क्लास में हम लोग फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ाए हैं। तो उस रिलेशन के यूज करके हम कुछ फार्मूला आगे ड्राइव करेंगे और रिलेशन देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख सकते हैं, आपको वहाँ पर थोड़ा याद करना पड़ जाएगा, लेकिन आइए फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं उन चीज़ों को हम लोग देखें। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट साइड में लिख लेना तुम लोग, अभी हम करवाएंगे सारा कुछ, है ना। देखिए, नोट कर लेना है पहले, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, पॉइंट को नोट करिए फटाफट। चलिए आगे चले हम लोग। मैग्नेटिक सर्किट को बढ़िया से लिखना है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को साइड में लिखिएगा। आगे आइए। अब देखिए जो मैग्नेटिक सर्किट है उसी में हम लोग आगे चलेंगे। हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल। मटेरियल जो है, जो हम यूज किया आयरन कोर, उसका फ्लक्स डेंसिटी हम निकालना चाह रहे हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है बी इज इक्वल टू होता है 5/A, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिखते चलना है। अब लिखेंगे हम लोग नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मटेरियल। मटेरियल में इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। देखिए इंटेंसिटी को हम लोग एच से डिनोट किए थे, और एच बराबर हम बताए थे बी बाई
म्यू। आपको याद होगा हम रिलेशन बताए थे पिछले क्लास में, रिलेशन है ना, फोर्थ क्लास में शायद, कि फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन, तो दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता था, एक कांस्टेंट आता था जिसको हम लोग म्यू बोलते थे। उसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? बी डिवाइड बाई म्यू। क्लियर। और इसका जो यूनिट होता है एक्चुअली जो होता है एच का वैल्यू, हम आगे आएंगे, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं रिलेशन से, ठीक है। अब देखिए बी का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए आप लोग, ये जो बी का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, होता एक्चुअली ये है। इसको मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लो कि इक्वेशन टू है। आ जाओ, इक्वेशन टू, इसका यूनिट क्या होता है, तो होता है एम्पियर टर्न पर मीटर, इंटेंसिटी का है ना, या इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहीं कहीं बोला गया। अब एक फार्मूला आपको और मालूम होगा, क्या मालूम होगा, तो H इज इक्वल टू यही है ना, एन आई डिवाइड बाई एल, एन आई डिवाइड बाई एल। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में H का वैल्यू और B का वैल्यू पुट करते चलिए। मान के चलिए कि ये जो B वाला इक्वेशन है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग, B का जो वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यदि फाई डिवाइड बाई म्यू इंटू ए लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 2 मानो, एम्पियर टर्न पर मीटर यूनिट होगा। तो कुछ नहीं किए, ये जो B का वैल्यू है ना, B इज इक्वल टू फाइव बाई ए, तो हम फाइव बाई ए उठा के यहाँ पर रख दिए, फाइव ए नीचे चला आएगा, म्यू जैसे था वैसा रह गया, ठीक है। तो एच का ये रिलेशन बन गया। अब इस एच वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। एच का वैल्यू क्या निकाल कर लाए हम लोग, एच का वैल्यू निकाल कर लाए फाइव, फाइव डिवाइड बाई म्यू इंटू ए इज इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल, ठीक है। तब देखिए फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई और डिवाइड बाई, सिर्फ फाइव इज इक्वल टू लिख रहा है ना, तो एल अपॉन म्यू इंटू ए होगा। अब ध्यान से देखना है, एन आई को हम लोग बोलते हैं एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। और ये जो इतना पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस। क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस। इसको आप लोग नोट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एमएमएफ क्या हो गया, एन आई। रिलक्टेंस एल अपॉन म्यू ए। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एल ए। ध्यान से देखिएगा, म्यू को हम ब्रेक कर सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, ए था ए रख दिया, ऊपर में एल था एल रख दिया। इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं एस से। किस चीज से, एस से। इसका जो यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट इसका, एम्पियर टर्न। और इसका जो यूनिट होता है 1/हेनरी होता है। और आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे, ये हेनरी लिख दिए, ठीक है। तो रिलक्टेंस जो है, ध्यान से देखना है,
ये रिलक्टेंस क्या करता है, तो फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को जाने का परमिशन नहीं देता है, उसको रोकता है। अब समझ लीजिए कि जिस मटेरियल का रिलक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लक्स बहुत कम जाएगा। जब फ्लक्स ही कम जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहाँ कम है ना, मैग्नेट का काम ही नहीं होगा। मैग्नेट का काम क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जाए उतना अच्छा है। फ्लक्स के थ्रू एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जब मशीन आएगा तो वहाँ पर देखेंगे कैसे इसका काम होता है, इसलिए हम यहाँ पर इतना मेहनत कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, तो मेनली आपको ये समझना है, मेनली आपके पास ये आ गया कि फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एम एम एफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी। आगे चले। तो अब आइए, अब जरा हम रिलक्टेंस पे बात करें। रिलक्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल वाई ए। देखिए जिस प्रकार से आपको याद होगा रेसिस्टेंस का फार्मूला, थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें। रेसिस्टेंस का फार्मूला लिखे होंगे रो इंटू एल वाई ए, याद आ रहा है कुछ, प्रतिरोध का ये फार्मूला लिखते होंगे ना। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा है, ध्यान से देखना, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये होगा, ये जो हम फार्मूला लिखे हैं, है ना। करेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू V/R लिखते हैं ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बोलते हैं कि नहीं, ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट या इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पर बोल सकते हैं ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट। आया समझ में, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हो तुम लोग, ओम्स लॉ। ये क्या हमारा है, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में CKT भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है। कभी कभी पूछता है कि क्या होता है, तो लड़का लोग गड़बड़ा जाता है। अब देखिएगा, ये जो रिलक्टेंस आया, इसका जो ये फार्मूला हम लोग लिखे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, वेयर हम लोग लिखेंगे एल जो है क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट का क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये जो हो गया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। म्यू है जो, इसमें दो चीज आ गया, एक म्यू नॉट आ गया है ना, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसकी जो वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। एक होता है म्यू आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लिख लीजिएगा, नो यूनिट। रिलेटिव का कोई भी यूनिट नहीं होता, मतलब मात्रा कोई नहीं होता है, ना ही उसका बीमा होता है, ये हमेशा आता है। अब यदि इसकी वैल्यू हमें एक लिख लेंगे कि म्यू आर का वैल्यू एक है, तो कहाँ पर होता है एक भाई, तो फोर एयर,
एयर के लिए, या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है एक से थोड़ा सा अधिक होता है ना। एक हो गया, एक से अधिक हो गया, एक से कम हो जाएगा, फिर हजार थाउजेंड जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिस जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा है ना, उसका म्यू आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, स्पेस नहीं है नीचे लिखने का, आप जल्दी से उसको नोट करिए, आगे लिखेंगे हम लोग। फटाफट नोट करिए। आगे चलें। तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव परमेबिलिटी का, म्यू आर का। तो म्यू आर का जो वैल्यू है ना, वो स्लाइटली लेस देन वन है, स्लाइटली लेस देन वन। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है लेस देन वन, है ना। तो किसके लिए होगा? फोर फोर डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, अच्छा यहाँ पर लगता है कि हम उल्टा लिख दिए हैं सिंबल, म्यू आर का वैल्यू लेस देन वन ना, म्यू आर का वैल्यू लेस देन वन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन वन, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन। हाँ, तो फोर फोर, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ये पारा मैग्नेटिक मटेरियल, पारा मैग्नेटिक मटेरियल पूछता है। और यदि इसका वैल्यू थाउजेंड है ना, और एभव, और एभव, ये यदि हो तो इसको बोलते हैं, ये किसके लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, आपको बताए थे हम लोग। लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, हिंदी लिखाए थे मैग्नेटिक का, जब हम स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर, वहां पर से देख लीजिएगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसी मटेरियल का आपका मशीन में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर परमिटिविटी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, फ्लक्स बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। तो जिस मटेरियल का म्यू आर का वैल्यू अधिक होगा, वही आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होता है, वही मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो प्रायः मैग्नेटिक मटेरियल का ही म्यू आर का वैल्यू अधिक होता है। जहाँ एक हो गया तो वो एयर है, या वैक्यूम है, या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। क्लियर हो गया? आगे चले हम लोग। तो देखिए, आप जो है ये जो फार्मूला देखें कि एस इज इक्वल टू, एस किसको बोलेंगे? रिलक्टेंस को बोलेंगे, रिलक्टेंस। एस से डिनोट करेंगे, क्या फार्मूला बन के आया था? वन डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर, और क्या निकल के आया? एल अपॉन ए। ये फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या फार्मूला आ जाएगा इसका? तो रिलक्टेंस यानी एस इज इक्वल टू, रिलक्टेंस इज इक्वल टू, रिलक्टेंस यानी एस इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइड बाई फ्लक्स।
नहीं फाई, रिलक्टेंस, एक फार्मूला ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये है डिजाइनिंग फार्मूला, है ना। और ये फार्मूला आपको जिस प्रकार से करंट वाला में निकलता है ना कि वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये निकाल रहे हैं। ठीक है। अब आइए यूनिट की बात करें हम लोग। एट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट होगा ध्यान से किया, एमएमएफ का यूनिट क्या होता है, एमएमएफ का होता है एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का क्या होता है वेबर, तो एम्पियर टर्न पर वेबर, पर वेबर, है ना। ये क्या हो गया, रिलक्टेंस का यूनिट हो गया। और हम एक जगह और लिखे थे 1/हेनरी, तो एम्पियर टर्न बाई वेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/हेनरी भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाटा है, नोट करिएगा सारा, ये यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है। एम्पियर टर्न पर वेबर को हम लोग और क्या बोलते हैं, 1/हेनरी भी बोलते हैं, या रेसिप्रोकल ऑफ हेनरी भी बोलते हैं। ये हो गया आपका रिलक्टेंस का फार्मूला। तो ध्यान से, रिलक्टेंस क्या है, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। कुछ है नहीं, 3 बार 4 बार मीनिंग लिखिएगा, बार बार यही चीज आएगा, क्लियर। तो आगे चले हम लोग देखें। अब आइए, अब एक टर्म इसमें और आएगा, परमियंस, परमियंस। परमियंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है, परमियंस जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी रिलक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of reluctance is called permeance। मतलब ये हो गया कि परमियंस जो है ना रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये परमियंस 1/रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रिलक्टेंस का भी यूनिट आप लोग देखे थे, यूनिट ऑफ परमियंस। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या देखे थे, एम्पियर टर्न पर वेबर, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न या फिर हेनरी, या क्या हो जाएगा, हेनरी। आया समझ में, उल्टा करना था तो यूनिट को भी उलट दीजिए, उसमें होता था यूनिट में एम्पियर टर्न पर वेबर, अब उलटने की बारी आ गया, उल्टा होता है परमियंस। ध्यान से रखिएगा, अब सब चीज को हम को रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से। जल्दी नोट करिए पहले इसको। देखिए अब आइए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आप आइए और देखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिएगा, दोनों को कंपैरिजन करिएगा तभी कुछ समझ में आ पाएगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बीच में डिवाइड कर लेना है, एक तरफ लिखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक तरफ लिखना है मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट देख लिए होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ईएमएफ है ई से सूचित करते हैं, यहाँ पर करंट है आई। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर सर्किट बनाने का प्रयास करें तो हमारा ये बन जाएगा सर्किट। थोड़ा थोड़ा चीज बना दे रहे हैं, बस चीजों को समझिएगा। ये हो जाएगा टर्न, ये हो जाएगा करेंट, और इसमें सेटअप कर गया हमारा फ्लक्स। साफ सुथरा बना देते हैं।
टर्न हो गया एन, करंट जा रहा है आई, और इसमें से फ्लक्स जाएगा हाई। फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाई। क्लियर? तो देखिए इसमें जो फार्मूला देखते होंगे ईएमएफ का, इसमें यदि आप फार्मूला देखिएगा आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई आर। तो इसमें आप फाई का जो फार्मूला देखिएगा वो क्या हो जाएगा? एम एम एफ, और डिवाइड बाई रिलक्टेंस। रिलक्टेंस है ना, एन आई डिवाइड बाई एस। ये जो है ई एम एफ लिख सकते हैं, तो ज़्यादा समझिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो काम सर्किट में करंट का है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का है। एमएमएफ का जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में है ना, ईएमएफ का वही काम एमएमएफ का मैग्नेटिक सर्किट में है। यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है करंट को रोकता है फ्लो होने से, यहाँ पे रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स को रोकता है मैग्नेटिक सर्किट में। दोनों का सिमिलरिटी और दोनों का डिफरेंस क्या क्या आएगा वो देखिएगा। आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अब चीज़ों को समझते चलना है, हम सब फार्मूला साथ साथ लिखेंगे, आप लोग भी लिखते चलेंगे, आपको आइडियाज हो जाएगा। ये जो है रेसिस्टिविटी है, ध्यान से, ये क्या है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है किस चीज में? ओम में होता है। ये क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसको बोला जाता है। दो चीज, ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ कंडक्टर। बात है समझ में? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया। रेसिस्टेंस में ये जो टर्म आता है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर प्रतिरोधकता, हिंदी में प्रतिरोधकता। लंबाई है तार का, और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम रिलक्टेंस का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखे थे? 1/म्यू नॉट म्यू आर और एल अपॉन ए। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि ये क्या हो गया? रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस यहाँ पर से क्या निकला? यदि हम 1/म्यू लिख देंगे तो परमिएबिलिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमिएबिलिटी लिखेंगे। और ये लंबाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, जो कि पीछे और हम लिख चुके हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें दो टर्म आया है, इसलिए हम यहाँ पर भी जगह नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? परमिएबिलिटी है। क्या है? परमिएबिलिटी है। आ रहा है समझ में? अच्छा, नोट करिए। तब अगला स्लाइड में आते हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे। फटाफट करिए तो। चलिए, हो गया। तो मैग्नेटिक सर्किट तरफ में हम लोग देख रहे थे कि एस इज इक्वल टू जो था 1/म्यू नॉट और म्यू आर एल अपॉन ए था। यही था ना? तो इसी में हम लोग ये देख रहे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि पूरे को नहीं, नीचे वाला को बोलते हैं परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या हो गया? एब्सोल्यूट।
म्यू आर रिलेटिव, एल जो हो गया लेंथ हो गया, ए हो गया जो एरिया हो गया, आपको मालूम है, बात है सुनिए। तो इसका जो यूनिट होता है वो भी आपको मालूम चल गया है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सुने होंगे जी, जी को बोलते हैं हम लोग, ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। ये जो क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है भाई, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा प्रति ओम, या फिर महो, या फिर साइमन। आया सुन में, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस दैट मीन्स जी जो हो गया 1/r हो गया, और 1/r का वैल्यू क्या होता है, रो इंटू L/A, ए आएगा नीचे तो ए को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो 1/रो इंटू A/L, और 1/रो को हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू A/L। इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से नोट करते चलिएगा। मतलब यह हो गया, इसको घेर लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, और इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले जो लिखे हैं रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस से क्या निकला, ध्यान से देखना, रेसिस्टेंस से निकला रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, कंडक्टेंस, ये क्या है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस से क्या निकला, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ध्यान से रखना है। 1/रेसिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, है ना। तो अब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हम लोग आते हैं। तो अब देखिए, जिस प्रकार से रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं, है ना, उसी प्रकार से रिलक्टेंस के उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस, क्या बोलते हैं, पर परमियंस। परमियंस जो हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया किसका, रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस क्या चीज, एस, रिलक्टेंस मतलब एस, एस का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू पुट कर दो तो 1/बाई एल, अब म्यू नॉट सब ऊपर चला जाएगा, तो म्यू नॉट म्यू आर ए डिवाइड बाई एल हो गया, यानी ये परमियंस हो गया। तो परमियंस का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, परमियंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस के उल्टा को क्या बोलेंगे हम लोग, परमियंस बोलेंगे। तो परमियंस का यूनिट क्या हो जाएगा, परमियंस का यूनिट, तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, रिलक्टेंस का यूनिट जस्ट इसके पहले देखे थे, एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर वेबर, तो इसका क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न, या फिर हेनरी। कंपैरिजन ऐसे करते चलना है तब जाके आपको याद होगा। अब देखिए, परमियंस से निकला परमिएबिलिटी, ध्यान से देखो, अभी जस्ट समझा रहे हैं, पेज को चेंज करिए और यहाँ पर आइए और चीज़ों को समझिए। परमियंस हम कोरिलेट कर देंगे, याद हो जाएगा। तो परमियंस का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट म्यू आर की जगह पे म्यू लिख दें, और A/L लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को ब्रेक करेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर आएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि परमियंस से निकला परमिएबिलिटी, क्या निकला, परमिएबिलिटी, है ना। जिस प्रकार से, जिस प्रकार यहाँ पे ध्यान से देखना, जी इज इक्वल टू क्या लिखे, रो इंटू A/L, आ रहा है सुन में। ये जी क्या है, जी क्या है, जी कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस। ये क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी।
कंडक्टेंस से निकला कंडक्टिविटी, तो परमियंस से निकलेगा परमिएबिलिटी। को रिलेट करिएगा, हमेशा पूछता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैग्नेटिक सर्किट से एनालॉगस सिमिलरिटीज, इसमें ये है तो उसमें क्या होता। ये बहुत ही बड़ा चीज मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन कर जाएगा तो चले जाइएगा। इसके जगह पर हम लोग ये ना लिखे थे रो इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है, कंडक्टिविटी। ये क्या है, रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का, तो प्रति ओम प्रति मीटर, या फिर महो पर मीटर, महो पर मीटर, या फिर साइमन पर मीटर, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे दूसरा, महो पर मीटर, इसका यूनिट लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका याद रखें, या फिर साइमन पर मीटर। तीन टाइप का यूनिट याद रखें, तीनों में से कोई ना कोई आ जाता कंडक्टिविटी का। आया समझ में, परमियन से समझ गए, किसको बोलेंगे, नोट करिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे दोनों में सिमिलरिटीज, है ना। अब और आगे देखिएगा आप लोग तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, Ni/L, यही लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न पर मीटर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं E/L। मतलब समझ रहे हो, E का मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट की बात कर लें, यूनिट की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। पूछता है बार बार, याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर। उसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, B इज इक्वल टू 5/A, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला। बार बार पूछता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका जो डेंसिटी हो जाएगा I/A, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में, नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए। तो अभी जो हम लोग है इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन कर रहे थे, देख रहे थे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को क्या रोल है या करंट क्या करता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का क्या रोल है, फ्लक्स क्या करता है। नोट करिए जल्दी इसको। अब जो है हम लोग बहुत कुछ मैग्नेटिक सर्किट में सीखे और समझे, ठीक है।
ये था आपका मैग्नेटिक सर्किट। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि करंट देंगे, फ्लक्स होगा, फ्लक्स इस कोर में जाएगा, और हमारा उद्देश्य होगा कि जितना से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट हो और फ्लक्स आगे बढ़ जाए। लेकिन जिस मटेरियल का हम ये बना रखे हैं आयरन कोर का, तो इसका कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टीज होगा फ्लक्स को रोकने का। वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसका रिलक्टेंस। रिलक्टेंस है ना। तो हम यही चाहते हैं कि रिलक्टेंस कम से कम हो। तो रिलक्टेंस कम से कम होने के लिए परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, रिलक्टेंस कम जाएगा, फ्लक्स जितना ज़्यादा पास कर जाएगा। ये फिगर को देख लिए आप लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बताए थे कि किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, वहाँ एमएमएफ होता है। विद्युत वाहक बल है, वहाँ पर चुंबकीय वाहक बल होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम कोरिलेट करके समझाए हैं। अब हम देखे थे कि उस फिगर में, उस मैग्नेटिक सर्किट में, है ना, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इन सभी का जब रिलेशन लिए तब हमको जा करके रिलक्टेंस का, एमएमएफ का और फ्लक्स का एक रिलेशन निकल के आया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, और रिलक्टेंस का यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया। उसके बाद हम लोग जान गए कि रिलक्टेंस का फार्मूला किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैग्नेटिक लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली, और रिलेटिव परमेबिलिटी पे और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पे, इन सारे बातों पर वो निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू एक हो सकता है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एक से कम हो सकता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एक से ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और 1000 या उससे भी ज़्यादा किसके लिए हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, है ना। तो हमारे पास मशीन्स जब पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो रिलक्टेंस का फार्मूला देख लिए, रिलक्टेंस का यूनिट देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर परमियंस जो है वो रिलक्टेंस के उल्टा को परमियंस बोलते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से सीखे। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलते हैं, उसको थोड़ा कंपेरिजन कर करके हम लोग एक डाइवर्ट करके हम लोग देख लिए कि इसमें कंडक्टेंस होता है तो इसमें परमियंस होता है। ये वाला चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम आज मैग्नेटिक सर्किट को भली भांति समझे और देखें, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्लास होगा, अब उसमें थोड़ा सा हम इंडक्शन का चर्चा करेंगे। देखो है इसमें बहुत कुछ, लेकिन हमको आपके सिलेबस को देखते हुए और आपके इजी करना है सिलेबस को, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि मशीन जितना से काम हो सके हम उतना का ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। विशेष नहीं, ऐसे मैग्नेट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ी कहानियां हैं, लेकिन हम उतना ही लेके चलेंगे ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए जो मशीन में यूज होगा, मैग्नेट का टर्मिनोलॉजी, और मशीन उसे निर्भर है, इन सारी चीज़ों पर वो निर्भर करेगा, ठीक है। तो इतना ही आज हम रखेंगे। अगले क्लास में आएंगे तो थोड़ा इंडक्शन का चर्चा करते हैं, उसके बाद जस्ट हम आपके सिलेबस पर आ जाएंगे। आज से आपका फॉर्म भी भरा रहा है, जल्दी से आप लोग फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी से हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहेंगे। बहुत सारे बेसिक बातें आपके माइंड में आ गया होगा। आप क्लास को जरूर रेगुलर देखेंगे, रेगुलर वॉच करेंगे, जहाँ पर दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।